ट्राइब फिश कुकिंग। विराजपुर नाम के गांव में केशव नाम का व्यक्ति ढाबा चलाता था। उसकी बेटी थी लेखा। एक दिन केशव के घर उसकी दीदी और उसका भांजा आए। दीदी को देखकर केशव, क्यों दीदी, हम आपको इतने दिन बाद याद आए? तुम तब आए थे जब जीजाजी गुजर गए थे, उसके बाद आज आ रहे हो। क्या करूं भैया, ये एक जगह टिककर बैठता नहीं है, कहीं ना कहीं घूमता रहता है। आज हाथ में आया तो पकड़ के उसे यहाँ ले आई हूँ। हाँ, मैंने भी सुना है, कहते हैं पूरा देश भ्रमण कर रहा है ये। पिताजी, उसे देश घूमना नहीं कहते हैं, उसे ट्रैवलिंग कहते हैं, यानी देश भर घूमकर सीखना। हाँ, वही, घर का सारा पैसा खर्च करना, उसका एक नया तरीका है ये। बस देखा उसका कैसे सपोर्ट कर रही है ये। हाँ, अभी तो सपोर्ट करेगी ही, पर कल शादी होने के बाद जब पूरा पैसा खर्च हो जाएगा और भीख मांगने लगेंगे, तब दौड़े दौड़े मेरे पास आएगी और कहेगी, पिताजी। तो क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से ना कराओगे? अरे मेरे बेटे में क्या कमी है? दीदी, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। देखो, तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास हो सकता है, पर मुझे नहीं है। मैं वैसे भी इस गांव के सरपंच के बेटे के लिए रिश्ता पक्का करके आया हूँ। मैं उस चिंपांजी से शादी नहीं करने वाली। वो चिंपांजी हो या लंगूर, उसी से शादी करनी होगी, क्योंकि वो पैसे वाला है। इतना ही नहीं, इसकी तरह घूमता नहीं रहता, घर में ही रहता है। मामा जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं इसी गांव में एक ढाबा खोलता हूँ और 2 ही महीने में तुम्हारा धंधा ठप ना किया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। क्यों, शर्त मंजूर है? अगर मैं जीत गया तो तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कराओगे? बोलो। ये 30 साल से चल रहा है मेरा ढाबा। तुम हार जाओगे, मैं शर्त के लिए तैयार हूँ, पर क्या तुम अपना नाम बदलने के लिए तैयार हो? कहकर चला गया। अगले दिन रोहन अपने दोस्त बालू के साथ झील के पास कई किस्म के ट्राइबल फिशिंग करने लगा। और उसको पकाने भी लगा। तब बालू रोहन से, अरे यार, तुम अपने ससुर से तो शर्त लगा चुके हो, पर यहाँ आकर तुम ये तीर से और अलग अलग किस्म से मछली पकड़कर यहाँ क्यों पका रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। चिंता ना करो, यही अपना धंधा है। एक बार मैं एक ट्राइबल एरिया से गुजर रहा था तो वहाँ मैंने ये खाया। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। वैसे ये आइडिया बताने के लिए ही मैं अपने होने वाले ससुर के पास आया था, पर इससे पहले ही वो मुझसे शर्त लगा बैठे। तभी वहाँ पर सरपंच का बेटा जाकी आया और, क्यों भाई अफलातून, सुना है तुम मेरे होने वाली पत्नी से शादी करने का शर्त लगा बैठे हो। अरे यार, इस छुचुंदर को भी थोड़ा सा मछली खिलाओ ना, जरा खा के बताएगा तो सही कि स्वाद कैसा है। तब रोहन ने उसे एक मछली का टुकड़ा दिया। उसे खाकर जाके अपने मन में, अरे वाह, तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर इसने ऐसे ही पकाकर खिलाया लोगों को तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। भाई है तो बढ़िया, अब किसी दूसरे गांव में जाकर ये धंधा शुरू कर दो। यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। ढाबा खोलोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये झील सब मेरे पिताजी के अंडर में है। अरे हम इस गांव में आने से पहले ही मेरे दोस्त बालू ने इस झील के संबंधित सारे कागजात को जांच पड़ताल करके ही हम आए हैं यहाँ पर। 1 साल के लिए ये झील हमारा है, तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते बच्चू। तब जैकी गुस्से में आकर केशव के ढाबा के पास गया और उसे सब कुछ बताया। ये बात सुनकर केशव रोहन के पास आया और उसके बने मछली का स्वाद देखा। अरे वाह, क्या स्वाद बनाया है। अरे इतना ही नहीं, इस ट्राइबल स्टाइल में मछली पकड़कर यहाँ पकाकर सबको खिलाओगे तो आस पड़ोस के गांव वाले सब यहीं आकर खाएंगे। ये लो, मेरे ढाबे को बंद करने की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही बंद कर देता हूँ। हम दोनों मिलकर ये धंधा करते हैं, वो भी अगर तुम्हें पसंद हो तो। बोलो, मंजूर है? ये कोई कहने की बात है, आपकी मर्जी ससुर जी। अगले दिन से आस पड़ोस के गांव वाले लाइव ट्राइबल फिश कुकिंग खाने के लिए उमड़ कर आने लगे। रोहन का धंधा खूब चलने लगा। एक दिन जब धंधा खूब जोर पर था, तब जाकी केशव के पास आया और, क्यों अंकल जी, आपने रोहन को हटा दिया ना? लेखा और मेरी शादी कब कर रहे हैं आप? अरे बेवकूफ, जब मैं और मेरे दामाद मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने उसको दामाद बना लिया है। अब बीच में तुम कहां से आ गए? ये सुनकर लेखा
बालू और रोहन जैकी को देखकर हंसने लगे। अंडरग्राउंड गोल्डन हाउस। एक गांव में सोना बाबू नाम का एक लालची आदमी रहता था। उसे सोना बहुत पसंद था। एक दिन सोना बाबू अपने दोनों हाथों में 10 सोने की अंगूठियां, गले में मोटे मोटे सोने के चैन पहनकर दीवार पर टंगी अपने दादाजी के फोटो के पास गया। तब फोटो में उसके दादाजी, हे भगवान, कोई पाप करे तो कन्फेशन के लिए चर्च में पादरी के पास जाता है, पर ये लालच में गलती पे गलती करते हुए इसके पूर्वज होने के पाप के लिए मेरे पास आकर मुझसे कहकर मेरी आत्मा का भी शांति छीन लेता है। यूं उसने सोचा। सोना बाबू विनय पूर्वक अपने दादाजी के पास आकर, दादाजी को प्रणाम। दादाजी, आपको फिर से मुझे पाप के लिए माफ करने का समय आ गया है। आपने जो 100 एकड़ जमीन ट्रस्ट के नाम पर किया था, वो सारा बेचकर उसे सोने में बदलकर मैंने छिपा दिया है। आपके दादाजी के जमाने के वो जमीन को बेचने के लिए क्षमा करें। अरे क्षमा नहीं करेगा तो और क्या करेगा, ये फोटो पर टंगे बुढ़े, कहकर वहाँ से चला गया। तब फोटो में दादाजी, अरे कमीने, तेरे इस सोने की लालच ने तेरे से क्या काम करा दिया है। अरे गांव वालों के लिए बनाए गए स्कूल, मंदिर, अस्पताल का मेंटेनेंस इसी जमीन से होने वाली आमदनी से होती थी और तुमने वही जमीन बेच डाला। तेरे लालच अब चरम सीमा पर पहुंच गया है, कहकर उसे श्राप दिया। सोना बाबू अपने तन पर सोना पहनकर गलियों में घूमता हुआ जा रहा था। सब उसको और उसके तन पर लगे सोने को देखकर हैरान होते थे। वाह, 1 किलो सोना सिर्फ मंदिर में भगवान के तन पर और यहाँ मेरे तन पर लगा रहता है। ये सोचते हुए ही मुझे गर्व महसूस होता है। यूं मन में सोचने लगा। एक बार विजिलेंस ऑफिसर ठाकुर के पास पुलिस इंस्पेक्टर विजय आया और, ठाकुर साहब, सोना बाबू ने अपने बाप दादा द्वारा ट्रस्ट को दी गई जमीन को गैर कानूनी तौर पर बेच डाला है और भारी मात्रा में सोना खरीदा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा सोना उसने कहाँ छिपाया है। आप तहकीकात करके उस सोने का पता लगाकर ट्रस्ट को सौंपना होगा, कहकर विनती की। अगले दिन सोना बाबू सड़क पर जा रहा था कि विजिलेंस ऑफिसर ठाकुर अपने स्टाफ के साथ आकर उसे रोककर, देखो सोना बाबू, हम विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं। तुम्हारे बदन पर जो सोना है उसे हमें तोलना है। उन्हें उतार कर हमें दो। सोना का वजन चाहे कितना भी क्यों ना हो, मैं ही उठा रहा हूँ ना, इसे क्या परेशानी है। यूं मन में सोचकर एक एक सोने का गहना उतार कर देने लगा। इतने में वहाँ से गुजर रहे एक व्यक्ति सोना बाबू के पास आया और उसके कान में, देखो भैया, गवर्नमेंट रूल के मुताबिक एक व्यक्ति सिर्फ 1 किलो सोना बदन पर पहन सकता है। तुम तुरंत एक अंगूठी दूर फेंक दो और बाकी गहने उन्हें दे दो, तभी तुम और तुम्हारा सोना सेफ होगा। पता नहीं ये है कौन, पर लगता है कि भगवान का दूत है जो सही समय पर आकर सही सलाह दे रहा है। अब एक अंगूठी कम करना होगा, कैसे करूं? यूं सोचने लगा। वैसे भी सोना मैं कैसे फेंक सकता हूं? यूं सोचकर, हाँ, एक काम करता हूँ, अंगूठी को मुंह में डालकर निगल जाता हूँ, तब सोना मेरे पेट में पहुँच जाएगा और सुरक्षित होगा। कल सवेरे बाहर निकलेगा, फिर निकाल लूंगा। यूं मन में सोचकर एक अंगूठी को निगल गया। बाकी सारा सोना ठाकुर को दिया। ठाकुर ने सारा सोना तोलकर देखा तो 920 ग्राम थी। सॉरी सोना बाबू, हमें गलत सूचना मिली कि तुम्हारे तन में 1 किलो से ज्यादा सोना है। तुम्हारे पास 1 किलो से कम सोना है। ये लो तुम्हारे गहने, कहकर सारा सोना सोना बाबू को देकर वे वहां से चले गए। तब जिस व्यक्ति ने उसे सलाह दिया, उससे सोना बाबू, तुमने सही समय पर मुझे सलाह देकर मेरा सोना बचाया। थैंक यू वेरी मच साहब। मेरा नाम किशन है, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे आप कोई नौकरी दिला दीजिए। अरे इतना होशियार हो तो तुम्हें मेरा पीए होना चाहिए। यूं मन में सोचकर, ओके किशन, तुम मेरे पीए बनो, कहकर उसे नौकरी दी। एक दिन सोना बाबू अपने पुरानी हवेली में बैठकर किशन से, किशन, तुम अपनी होशियारी का प्रयोग करके मुझे एक सलाह दो। मेरे पास बहुत भारी मात्रा में सोना है, पर उसे सरकार की नजरों से बचाकर अलग अलग जगह पर छिपा कर रखा है, इसलिए मैं उसका आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। विजिलेंस वाले तो मेरे तन पर जो सोना 1 किलो का है वो भी ले जाना चाहते हैं। अब तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे मैं वो सारा सोना का आनंद ले सकूं।
देखिए मालिक, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। आपने तो सोना अलग अलग जगह पर छुपाया है ना, उसे लाकर अपने हवेली के नीचे अंडरग्राउंड में एक गोल्डन हाउस बनाइए। उस गोल्डन हाउस में सारे सामान सोने का ही बनवाइए। इस तरह आप सारा सोना का आनंद उठा सकते हैं। और खास बात ये है कि गोल्डन हाउस अंडरग्राउंड में है तो सरकार को पता भी नहीं चलेगा और वो सुरक्षित भी रहेगा। तब सोना बाबू ने जो सोना छिपा कर रखा था उसे लाकर हवेली के एक कमरे में रखा। वहां से एक सुरंग खोदकर अंडरग्राउंड गोल्डन हाउस बनवाया। उस गोल्डन हाउस में सोने का सोफा, सोने के पलंग, सोने का फ्रिज, यूं सब कुछ सोने का बनवाया। उसे देखकर वाह, यूं सोने का घर और सोने की वस्तुओं को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, यूं मन में सोचकर सोने के पलंग पर लेटा। तभी विजिलेंस ऑफिसर ठाकुर, इंस्पेक्टर विजय और कई पुलिस वाले गोल्डन हाउस में आए। उन्हें देखकर सोना बाबू, ये विजिलेंस ऑफिसर कहाँ से आया? इतना सारा सोने का कैसे हिसाब दूं? अब सलाह देने के लिए किशन भी तो नहीं है यहाँ, वो गया कहाँ? कहकर किशन, ओ किशन कहकर बुलाने लगा। किशन पुलिस की वर्दी में वहाँ आया और ठाकुर साहब को सल्यूट मारा। क्यों सोना बाबू, झटका लगा? तुम्हारे छुपाए गए सोने को बाहर निकालने के लिए किशन के साथ मिलकर हमने ही ये अंडरकवर ऑपरेशन किया था। अब तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। ठाकुर साहब, मेरे दादा परदादा बड़े जमींदार थे। सोना हमारे दादाजी के जमाने का है, ये हमारे परिवार का धरोहर है, आप इसे नहीं ले जा सकते। सोना बाबू, एक बात याद रखिए, गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक अगर ये सोना आपके हवेली में होता तो हम हाथ नहीं लगा सकते, पर जमीन के नीचे जो भी हो वो सरकार की संपत्ति है। इसीलिए हमने ऐसा प्लान किया था कि आप सारा सोना अपने आप जमीन के नीचे लाकर रखें। अब ये गोल्डन हाउस सरकारी संपत्ति है, साथ साथ आपके तन पर जो 1 किलो सोना है उसे भी हम जब्त करते हैं। इतना ही नहीं, आपके दादाजी का बनाया हुआ स्कूल, मंदिर, अस्पताल के लिए बनाए गए ट्रस्ट, वो भी सरकार के अधीन ही आएगी। अब एक बात है, आपकी ये जो पुरानी हवेली है वो आपके पास ही रहेगी। यूं रंगे हाथ पकड़े जाने पर सोना बाबू अपने बदन से सारा सोना उतारकर ठाकुर को सौंप दिया। अब सोना बाबू के हवेली पर यूं निराश होकर बैठा हुआ था। उसे देखकर उसके दादाजी, शुक्र है इसके लालच का अंत हुआ, मेरा ट्रस्ट बच गया।